तो चलिए आप बताइए, क्या भूस्खलन सच में ये प्रभाव डाल सकता है कि महासागरों में परिवर्तन आ जाए? अगर तरंगों का अग्रभाग क्या करे, टूट जाए, अग्रभाग टूट जाए, तो इसे टूटे वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? सर्फ। इस एरिया को अगर हम जोड़ दें तो ये कुछ इस तरीके से संरचना बनाती हैं। इसे हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ, कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आप केस नंबर 2 को चूज करते हैं तो आप मृत्यु तो नहीं होगी, कम से कम आप सागरों में फंसेंगे। इसके बाद जो वहाँ की गवर्नमेंट होगी, जिस भी देश में आप रहते हैं, अगर आप हमारे तरह भारत में हैं, भारत में क्या होगा फिर, जो समझिए कि जब ये भूमि हिलने लगी वहां पर्टिकुलर स्टेट की, तो यहाँ पर लहरों में या फिर आप कह लीजिए जो जल होगा वहां पे, वहां पर क्या पैदा हो जाएगा? हलचल। वहां पर क्या पैदा हो जाएगा? हलचल। जब ये हलचल अत्यधिक मात्रा में हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में क्या होती है, जो सुनामी लहरें हैं, इनकी जो ऊंचाई है वो बढ़ती चली जाती है धीरे धीरे। इनकी जो ऊंचाई है वो हेलो डियर ऑफिसर्स। तो उम्मीद है अब तक आप समझ चुके होंगे कि आज हमें किन किन चीज़ों का अध्ययन करना है। तो बिना किसी देरी के लिए चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि हमारे जो प्रीवियस होमवर्क था वो मेंस के लिए था, और उस प्रश्न की जो आंसर राइटिंग है वो हम किस तरीके से करेंगे। इसके लिए हम कम से कम 5 से 10 मिनट लेंगे, फिर आपका टॉपिक शुरुआत होगा। तो अगर आप डायरेक्ट सुनामी समझने आए हैं तो आप 5 से 10 मिनट स्किप कर सकते हैं, अगर आप लाइव क्लास में नहीं हैं तो। अगर आप लाइव में हैं तो आपके लिए तो अच्छी बात है कि आप इसे हमारे साथ पैरेलल में देख रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हमें लिखना है नीली अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। ये हमने आपको दिया था 150 शब्दों के लिए। इसका जो आपके उत्तर लेखन करना है ये 150 शब्दों में करना है। इसके लिए आपको अभी हम सिंपल फॉर्मेट ले रहे हैं, इसलिए आपको हमने बताया था ये आपका सिंपल फॉर्मेट है सबसे। और हमारा जो मोड चल रहा है मेंस आंसर राइटिंग के लिए, दैट इज इजी मोड। अभी हम इजी वाले क्वेश्चंस को टारगेट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको सेक्शन बनाना होगा प्रस्तावना का। इसके बाद हम बनाते हैं मुख्य भाग का मुख्य भाग। इसके बाद हम बनाते हैं उपसंहार या फिर सार, या आप कह सकते हैं निष्कर्ष। आप अपने हिसाब से तीसरे वाले को एडिट कर सकते हैं। तो देखिए, हमें 150 शब्दों में अपनी बातों को रखना है। तो पहले शब्द का जो विभाजन एक मोटा मोटा रूप में कर लेते हैं। तो देखिए, आप लगभग यहाँ पर 20 से 30 शब्द दीजिए। 20 से 30 शब्द, ये आगे पीछे चल सकता है। यहाँ पर भी आप जो है 30 से 35 शब्द दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप 30 से 35 शब्द देते हैं, और यहाँ पर आप कोशिश करिए कि 80 से आप जो है 100 शब्द दीजिए। तो ये हो गया आपका विभाजन, कि हमको इस पैटर्न पे चलना है। इससे होगा क्या कि मान लीजिए अगर आपने 20 यहाँ लिख दिए, आपने 30 यहाँ लिख दिए, तो आपको हो गया 50। और अगर आप 100 यहाँ लिख देते हैं तो आपको ये 150 हो जाएगा। अगर थोड़ा सा कम भी होगा चल जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा 10 से 12 15 20 शब्द भी तो भी चल जाएगा। बस आपको इसको 200 से 250 नहीं ले जाना है, अन्यथा आपके अंक कट जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको समझाना है कि नीली अर्थव्यवस्था क्या है। तो हमने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि नीली अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो आप नीली अर्थव्यवस्था की यहाँ पर परिभाषा लिख देंगे, नीली अर्थव्यवस्था क्या है। जैसे आप इसको लिख लेंगे, इसके बाद आप चर्चा करेंगे इसके मुख्य भाग की। तो मुख्य भाग में आप बताएंगे वो कौन कौन से ऐसे घटक हैं। आप उन घटकों का नाम लेंगे। मैंने 5 घटक आपको बताए थे, तो आप उन 5 घटकों का नाम लेंगे। अगर मान लीजिए आप 80 या 100 शब्द लिख रहे हैं, ऐसे में आप जो है सारे घटकों को कम से कम 20 से 25 शब्द दीजिएगा। वो आप अपने हिसाब से सम्मिलित कर सकते हैं कि आपको किस तरह रखना है। ध्यान रहे, इस पर्टिकुलर टाइम में मैं नहीं बताऊंगा कि नीली अर्थव्यवस्था क्या है, क्योंकि हमने डिटेल में चर्चा किया था नीली अर्थव्यवस्था के बारे में। इस क्लास में जब हम प्रीवियस होमवर्क करते हैं तो हम आपको एक फॉर्मेटिंग बताते हैं। पूरा आंसर तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाते वक्त भी कर दिया जाता है। तो अगर आप नहीं समझ पा रहे कि नीली अर्थव्यवस्था क्या है,
ऐसी परिस्थिति में आप पुराने वीडियो को देखिएगा, इसका जो आपका पूरा प्लेलिस्ट है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं उपसंहार की। जो आपके 5 घटक हैं और नीली अर्थव्यवस्था का जो महत्व है, आप इसमें नीली अर्थव्यवस्था का महत्व को समझा देंगे। नीली अर्थव्यवस्था के आप महत्व को समझा देंगे। अगर साथ में आपको लगता है कि कुछ शब्द और अटैच किए जा सकते हैं तो आप इसके प्रभावों को भी बता दीजिएगा। यहाँ पर प्रभावों को भी बता दीजिएगा। ध्यान रहे, जब मैं प्रभावों की बात करूं तो आप सकारात्मक और नकारात्मक दोनों की चर्चा करेंगे। इससे एक अलग प्रभाव पड़ता है आपके आंसर राइटिंग में। अगर जैसे मैंने बताया है और आप इस तरह लिख लेते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपको लगभग, अगर मैं यहाँ बना दूं तो आपको 10 में से 8 अंक की प्राप्ति हो जाएगी आराम से। ध्यान रहे, ये 8 अंक बहुत है आपके लिए। और अगर हो सके तो आप उपसंहार में या घटकों में आप कुछ उदाहरण भी दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था मिल्क फिश के बारे में, तो आप मिल्क फिश का 1-2 उदाहरण दे करके समझा सकते हैं। मिल्क फिश क्या है, ध्यान रहे, मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा। चलिए, ये तो हो गया आपके प्रीवियस होमवर्क की, जो कि मेंस आंसर राइटिंग के लिए था। अब बात करते हैं सुनामी की। देखिए, जब हम सुनामी की बात करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में कुछ इस तरह की ऊंची ऊंची लहरों की संकल्पनाएं आ जाती हैं। हमारे दिमाग में यानी हमारे मस्तिष्क में इस तरह का चित्र बन जाता है कि समुद्र की एक काफी बड़ी सी लहर है और वो उड़ते आ रही है और पूरे शहर को तहस नहस कर दे रही है। मुझे उम्मीद है आपके मस्तिष्क में भी इस तरह का एक चित्र बन जाता होगा। तो आज हम यही समझेंगे कि ये जो चित्र बन रहा है भूगोल के परिप्रेक्ष्य में इसका क्या महत्व है और इससे होने वाले क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव है। तो चलिए चर्चा करते हैं सुनामी की। तो सुनामी को सबसे पहले हम इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग में हम सबसे पहले समझेंगे कि इसका तात्पर्य क्या होता है सुनामी का। इसके बाद हम समझेंगे, जब हम सुनामी के तात्पर्य को समझ लेंगे इसके बाद हम इसकी विशेषताओं को समझेंगे। यहाँ सुनामी की विशेषता से क्या मतलब है अभी आप समझ जाएंगे। इसके बाद जब हम सुनामी की विशेषताओं को समझ लेंगे कि जब हमें तात्पर्य और विशेषताएं यानी कि एक विशेष रूप से सुनामी का ज्ञान हो जाएगा, ऐसी परिस्थिति में हम समझेंगे कि सुनामी आती क्यों है। यानी फिर हम यहाँ पर समझेंगे उद्भव का कारण क्या है। उद्भव का कारण। इसके बाद हम जो बात करेंगे वो हमारा 4th एंड लास्ट टॉपिक होगा। वो ये होगा कि सुनामी का प्रभाव क्या होता है। सुनामी का प्रभाव क्या होता है, जिसमें हम चर्चा करेंगे सागरीय प्रभाव क्या होता है, मानवीय प्रभाव क्या होता है और पर्यावरणीय प्रभाव क्या होता है। तो ये है आज का एजेंडा। हम कोशिश करेंगे कि इसे कम से कम समय में अच्छे से निपटा दिया जाए और आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी हो जाए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है और अगर आप लाइव देख रहे हैं तो आप लाइव चैट में आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे टीम मेंबर आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो चलिए अब टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं सुनामी के अर्थ की तो चलिए सबसे पहले समझते हैं सुनामी का मतलब क्या है। सुनामी का मतलब क्या है। देखिए, सुनामी जो है एक जापान शब्द से लिया गया है। वो जापान शब्द क्या है आपको अभी उससे मतलब नहीं रखना है। आपको समझना है कि जो जापानी शब्द है इसमें जो इसका अर्थ होता है वो क्या है। तो इसका अर्थ क्या है, इसका जो अर्थ होता है वो है कि बंदरगाहों या फिर तटों की तरफ गति करने वाली लहर या फिर तरंगे। लहर या आप कह सकते हैं तरंगे। जिनको जानना है लहर और तरंगों में क्या डिफरेंस है वो एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं संडे डाउट में आपको बता दूंगा। तो चलिए सुनामी का मतलब क्या है जरा एक बार फिगर से समझ लेते हैं। मान लीजिए ये है आपका तट और यहाँ पर आप बंदरगाह भी कह सकते हैं। अगर यहाँ पर कई सारी लहरें आ रही हैं इस तरीके से, क्या कर रही हैं, कई सारी ऐसे लहरें आ रही हैं
और ये लहरें कहाँ टकरा रही हैं? सुनामी ये तट पर या फिर बंदरगाहों पर। तो ऐसे लहरों को हम बोलते हैं सुनामी। जब आप ऐसी परिभाषा किसी को बताएंगे तो वो आपसे कह देगा कि इस तरीके से तो जो लहरें हैं वो हमेशा आती हैं तटों पर, इसका मतलब है क्या हर लहर सुनामी है? तो उत्तर है जी नहीं। सुनामी के लहरों को समझने के लिए हमें थोड़ा और विस्तृत से अध्ययन करना पड़ेगा। तो एक मिनट। तो और अध्ययन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जरा वो समझ लेते हैं। ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूं। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि जैसे ये है आपका, ध्यान से देखिएगा, ये है आपका तट। इस तट पर क्या कर रही हैं? लहरें आ रही हैं। लहरें क्या कर रही हैं? आ रही हैं। अगर इन पहली बात, अगर इन लहरों की ऊंचाई क्या है? अधिक है। अगर इन लहरों की ऊंचाई सामान्य लहरों की तुलना में अधिक है, तब ऐसी परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि ये सुनामी तरंगे हो सकती हैं। लेकिन अभी भी हम कंफर्मेशन नहीं करेंगे। दूसरी कंफर्मेशन हम देखेंगे कि इन लहरों का जो वेग होगा, इन लहरों का जो वेग होगा वो सामान्य के मुकाबले क्या होगा? कम। अब ध्यान दीजिएगा, सामान्य के मुकाबले का क्या मतलब है? जब हम बात करते हैं यहाँ पर मान लीजिए बिंदु ए पर, और जब हम बात करें बिंदु बी पर, तो अगर यहाँ पर ये लहरें काफी तेज चल रही थी और यहाँ पर लहरें धीमे हो गई, तब आप कहेंगे कि हाँ भाई ये सुनामी हो सकता। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण कि ये प्रचंड होनी चाहिए और विनाशकारी। विनाशकारी। अगर ये लहरें प्रचंड है और विनाशकारी हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि हाँ ये सुनामी है। तो ओवरऑल अगर आप ध्यान से समझेंगे तो सुनामी क्या है? सुनामी बंदरगाहों या तटों की तरफ आने वाली वो लहरें हैं जो काफी, जिनकी ऊंचाई अत्यधिक होती है, जिनका वेग सामान्य के मुकाबले यानी कि महासागरों के मुकाबले सागरों में कम होता है, और जो अत्यंत ही प्रचंड और विनाशकारी होती हैं, सुनामी कहलाती हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। जब आप इस प्रश्न की जब आप इस तथ्य को समझ लेते हैं कि सुनामी क्या है, तब आपके मस्तिष्क में प्रश्न आएगा कि सर एक बात बताइए, क्या सुनामी सच में आता है? इसका उत्तर है हाँ जी, क्यों नहीं आता है। आपने सुना होगा कि इंडिया में एक बार सुनामी आया था। एक बार का मतलब सिर्फ एक बार नहीं आया है, मैं जिस प्रचंडकारी सुनामी की बात कर रहा हूँ वो आया था 2004 में। अब ये कब आया था, कैसे आया था, ये हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे भारत का ज्योग्राफी यानी भारत का भौतिक भूगोल। तो जब हम भारत का भौतिक भूगोल पढ़ेंगे तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी के लिए हमें जानना है कि इंडिया में 2004 में ये सुनामी आई थी जो कि अत्यंत ही विनाशकारी थी। अब हम बात करेंगे, सर एक बात बताइए, भारत में तो ठीक है, क्या विश्व के स्तर पे भी सुनामी आती है? तो इसका उत्तर है जी हाँ, विश्व के स्तर पे भी सुनामी आती है। वो भी अत्यंत मात्रा में आती है और विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में आती है। तो ये जिन क्षेत्रों में आती है ये सामान्यतः भूकंप क्षेत्रीय होते हैं, यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर भूकंप अत्यधिक मात्रा में आती है। भूकंप की जब बात आती है तो आपके दिमाग में एक नाम बन जाता होगा, उसका नाम है जापान। तो जी हाँ, जापान की तरफ भूकंप अत्यधिक मात्रा में आता है और उसी के इर्द गिर्द जितने भी इलाके होते हैं वहां पर सुनामी की जो प्रचंडता है वो अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलती है। यानी कि अगर हम विश्व के मैप पे बात करें तो आप ये देख रहे होंगे जो रेड कलर का बना हुआ है इस तरीके से, इस एरिया को अगर हम जोड़ दें तो ये कुछ इस तरीके से संरचना बनाती हैं। इसे हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर यानी कि रिंग ऑफ फायर जहां पर है वहां पर अत्यधिक मात्रा में सुनामी आने की संभावना रहती है। अब प्रश्न उठता है कि सर रिंग ऑफ फायर कहां पर है? ध्यान से देखिएगा, विश्व के मानचित्र में आपको दिख रहा होगा कि ये आपका हो गया, जो आपको ये वाला दिख रहा है, ये हो गया आपका एशिया, ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, यहां मैं लिख देता हूं ऑस्ट्रेलिया,
और ये आपका हो गया, यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, और ये हो गया आपका साउथ अमेरिका। तो आप देखेंगे इन चारों महाद्वीपों के मध्य में आपका आ जाता है प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर में बनता है रिंग ऑफ फायर, यानी कि यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में भूकंप और सुनामी दोनों आने की जो चांसेस है वो काफी मात्रा में बनी रहती हैं। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि सुनामी क्या है, तो आप आसानी से समझा सकते हैं कि बंदरगाहों या तटों की तरफ आने वाली लहरें, जिनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, आप उन विशेषताओं को बता देंगे। इसके साथ आपसे अगर पूछा जाए कि विश्व में कहाँ पर आती है सुनामी, तो आप सिंपल रूप में बता देंगे। एकदम सिंपल हिंट क्या है, रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर क्या है, भूकंप जब हम पढ़ेंगे तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे, इसके लिए आपको चिंता लेने की बात नहीं है। भूकंप और ज्वालामुखी दोनों। अब प्रश्न उठता है, सर आपने बोला था कि सुनामी लहरों की कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं, तो वो क्या होती हैं, वो हमें समझा दीजिए। तो देखिए बड़ा सिंपल है। स्ट्रॉन्ग वेव्स, यानी कि इनकी जो वेव्स होती हैं वो क्या होती हैं, काफी प्रचंड होती हैं, काफी मजबूत होती हैं। तो पहली आपकी जो विशेषता है वो क्या है कि जो इनकी लहरें होंगी, जो इनकी लहरें होंगी, ये क्या होंगी, अत्यधिक मात्रा में क्या होंगी, प्रचंड। यानी जो ये तरंगे हैं ये क्या है, प्रचंड है, ये तरंगे आपस में मजबूत हैं। इसी के साथ आपका ये जो पहला वाला विशेषता है ये फिनिश होता है, इसमें ज्यादा नहीं है स्ट्रॉन्ग वेव्स में। आपको पता रहना चाहिए कि इनकी तरंगे क्या होती हैं, मजबूत। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये जो सुनामी आती है जब, तो सुनामी एक बार में नहीं आती, यानी किसी एक लहर के साथ नहीं आती। सुनामी पूरा जब आती है तो लहर का एक पूरा गुच्छा लेकर के आती है, लहर का ऐसे गुच्छा लेकर के आती है। यानी कि ये मॉन्स्टर नहीं, ये है गैंगस्टर। तो आप कह सकते हैं कि सुनामी किस रूप में आती है, इनके तरंगे, तरंगों का पूरा एक क्या आता है, झुंड, तरंगों का झुंड आता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि क्या सुनामी सिर्फ एक लहर को बोलेंगे, जी नहीं, सुनामी में पूरा तरंगों का झुंड आता है। और जब ये आते हैं तो ये इतने प्रचंड और विनाशकारी होते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इनका क्या प्रभाव पड़ता है अभी आप समझेंगे। तो पहला हमारा ये पॉइंट क्लियर लहरों की विशेषता में। अगला है लो वेलोसिटी एट कोस्ट, यानी कि जब आप तटों की तरफ आएंगे, जब आप तटों की तरफ आएंगे तो इनका जो वेग है ये क्या पड़ जाएगा, धीमा। अब ये कैसे होगा, जरा इसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ये रहा आपका, ये ध्यान से देखिएगा, ये रहा आपका तट, और यहां से क्या आ रही है, ये रहा आपका जल स्तर, महासागर और सागर दोनों का। ध्यान से देखिएगा, यहां से मान लीजिए क्या आ रही है, तो नाम मैं केवल एक लहर ले रहा हूं जिससे आप समझ पाए। इस बिंदु ए पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या है, गहराई क्या है, अधिक। आपने देखा बिंदु ए पर गहराई क्या है, अधिक। इसमें कोई दिक्कत उम्मीद है आपको नहीं होगी। अब बताइए बिंदु बी पर जो गहराई है वो क्या होगी, आपको चित्र देख के बताना है। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, 3 सेकंड आपको मिलते हैं, अभी बताइए। 3, 2, 1। बिल्कुल सही जवाब। अगर आपने कहा है गहराई कम, तो ध्यान से देखिए यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहां पर स्थलखंड बढ़ रहा है। तो बिंदु बी पर अगर हम बात करें तो आप देखिए गहराई क्या है, कम। यह आपको देखकर ही पता चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लगभग आपको इतने का अंतर देखने को मिल रहा है, इतने सेक्शन का। तो यहाँ बिंदु बी पर गहराई क्या है, कम। अब ध्यान से समझिएगा, जब ये लहरें आती हैं तो गहराई जैसे जैसे कम होती है तो जाहिर सी बात है बीच में आपके कौन पड़ेंगे, स्थल। अब इन स्थलों से इन तरंगों का क्या होगा, इन तरंगों का स्थलों से क्या होगा, कहीं ना कहीं गहराई कम होने की वजह से इनकी जो रगड़ है, रगड़ बढ़ेगी। यानी कि जो घर्षण है, याद है ना घर्षण वाला कॉन्सेप्ट, रगड़ को ही सामान्य शब्द में हम कह सकते हैं घर्षण। तो घर्षण क्या है, घर्षण भी इनका बढ़ेगा। अगर इनका घर्षण बढ़ता है
तो ऐसी परिस्थिति में जाहिर सी बात है कि इनका वेग क्या होगा, धीमे हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। जो विद्यार्थी अभी नहीं समझ पाए कि घर्षण और वेग कैसे काम करता है, तो बड़ा सिंपल है। ये समझिए कि आप चला रहे हैं बाइक, नहीं बाइक में तो आप गिर सकते हैं, आप चला रहे हैं कार। आप कार चलाते रहिए और कार के रोकने के लिए हमने क्या किया है, रास्ते में कीचड़ बिछा दिया है और आप आ रहे थे 100 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। जब आप 100 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से आ रहे थे, वो आपका जो स्थल था, हाईवे था, काफ़ी क्लीन था, तो आपको 100 किलोमीटर प्रति आवर रखने में कोई दिक्कत नहीं थी, अगर आप अपनी स्पीड और इंजन को और न बढ़ाए तो। लेकिन जैसे ही आप आते हैं, एक मिनट, जैसे ही आप आते हैं मेरे क्षेत्र में, मैंने कीचड़ों की एक भरमार रखी है। वहाँ पे कीचड़ इतने ज़्यादा हमने बिछा दिए हैं कि जैसे ही आप आएंगे आप तुरंत फंस जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, ऐसी परिस्थिति में जो आपका स्पीड होगा वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। और सिंपल वे में समझना है, समझिए, अगर आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल आप पानी में चलाते हैं, जब पानी भर जाता है तो आपको चलाने में दिक्कत होती है। और सिंपल में समझना है, एकदम सिंपल में समझिए, जब बाढ़ आती है या फिर अगर आपके छत पे पानी भर जाता है कभी, तो उस पानी में आप जब चलते हैं तो आपको अत्यधिक बल लगाना पड़ता है, यानी आप सामान्य बल से उतना स्पीड नहीं मेंटेन कर पाते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी कि जो आपकी सुनामी लहर है वो तटों की तरफ आने के पर क्या होती है, वेग अपना कम करती हैं। तो आपको ये भूलना नहीं है क्या, कि जो सुनामी की लहरें हैं जब ये आती हैं तटों की तरफ, तो इनका वेग क्या होता है, कम हो जाता है। अगर आप नोट्स बनाने के लिए कंफ्यूज हैं, आप मेरी बातों को लिख सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा आप इस तरीके से डायरेक्ट उतार लिया करिए, क्योंकि जब आप यूपीएससी पढ़ रहे हैं, यूपीएससी का सिलेबस इतना बड़ा है कि अगर आप नोट्स बनाना शुरू करेंगे तो सिर्फ आप नोट्स में उलझ के रह जाएंगे। तो कोशिश करिए कि इस तरह से बनाइए और हर हफ्ते रिवीजन करिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला है प्रेजेंस ऑफ सर्फ, यानी कि इसमें सर्फ पाई जाती है। प्रश्न उठता है, सर सर्फ क्या होता है? चलिए बता देते हैं आपको सर्फ क्या होता है। पहले देखिए, आप देख रहे होंगे कि ये लहरें क्या थी, ऊंचाई पे थी, ये ऊंचाई पे थी और लहरें ये आपस में क्या हो गया, अचानक से टूट गई। यानी अगर हम इनको ऐसे समझे कि जैसे मान लीजिए एक लहर यहाँ से आई इस तरीके से, फिर ये लहर ऐसे आई यहाँ पर, ये आराम आराम से आ रही, देखिए स्लोली स्लोली बढ़ी, फिर स्लोली स्लोली डाउन हो गई, फिर धीमे धीमे बढ़ी, फिर धीमे धीमे डाउन हो गई। लेकिन जब हम तटों की तरफ आते हैं तो तटों की तरफ गहराई कम होती है और गहराई कम होने के साथ साथ इनका वेग भी कम हो जाता है। वेग इतना कम हो जाता है कि ये अपने जब ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं, अपने जो अपनी जो जो इनकी रफ्तार है और जिसके हिसाब से अपनी स्पीड को मेंटेन कर रहे हैं वो नहीं कर पाते हैं, और इनका जो आगे वाला भाग है ये टूट कर ऐसे डायरेक्ट खड़े खड़े लंबोत गिर जाता है, कुछ इस तरीके से। तो ये जो आगे वाला भाग है, यानी कि इसको आप बोलते हैं अग्रभाग, अगर आप स्टैंडर्ड वे में बोलेंगे तो मानक में। तो अगर लहरों का या तरंगों का, ये क्या है, तरंग, या आप कह लीजिए अभी के लिए लहर, अगर तरंगों का अग्रभाग क्या करे, टूट जाए, अग्रभाग टूट जाए, तो इसे टूटे वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, सर्फ। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अगर आ गई है तो लाइव चैट में अगर आप हैं तो बोलिए यस, और अगर आपको अभी ऑफलाइन देख रहे हैं तो आप बोलिएगा लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में कि यस सर हमें सारी चीज़ें समझ में आ गई। जो नहीं आई है आप उसे डाउट में पूछ सकते हैं। डाउट में आपको हेजिटेट नहीं करना है, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, परिस्थितियां चाहे जैसी हो। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गई। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सर्फ है और ये क्या है, आगे का भाग टूट गया है। अब प्रश्न ये उठता है, सर एक बात बताइए, सर्फ क्या सामान्य लहरों में नहीं बनता? तो उत्तर है नहीं जी, बनता है। क्यों नहीं बनता है? बनता है इसीलिए तो आपने देखा होगा कि कई सारे लोग इस तरीके से सर्फिंग करते हैं, जो आपको दिख रहा होगा। तो सर्फिंग आप सामान्य लहरों में भी कर सकते हैं, लेकिन सुनामी लहरों में भी सर्फ की मौजूदगी होती है। उम्मीद है बात क्लियर। आते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए, जैसे हम बात करते हैं तरंगों की या लहरों की, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक बार ऊपर उड़ते हैं, फिर ये एक बार नीचे गिरते हैं, फिर ये एक बार ऊपर उड़ते हैं,
फिर एक बार नीचे गिरते हैं। यानी कि 1 मिनट रुकिए, ये फिगर रुकिए मुझे इरेज करने दीजिए 1 मिनट। इसको हमने इरेज कर दिया, फिर से बनाते हैं। वेट सिंगल मिनट। हाँ, मान लीजिए ये है आपका एक लाइन, इसको हमने आधार बना लिया है, और ये आपका जो वेव है एक बार ऊपर गया, एक बार नीचे आया, फिर एक बार ऊपर गया, एक बार नीचे आया। क्योंकि हम आपको समझाने चल रहे हैं वेवलेंथ पे। देखिए प्रश्न उठता है सर ये वेवलेंथ क्या है और आपने वेवलेंथ की चर्चा क्यों की। देखिए जब हम बात करते हैं तरंगों की, तो तरंगें कुछ इस तरीके से चलती हैं, एक बार ऊपर उठती हैं, फिर नीचे आती हैं, फिर ऊपर उठती हैं, फिर नीचे आती हैं, फिर ऊपर उठती हैं, और एक टाइम ऐसा आता है जब ये आगे का भाग है टूटकर गिर जाता है, जिसे हम बोलते हैं सर्फ। लेकिन इससे पहले कि सर्फ की प्रोसेस हो, ये जो तरंगे हैं ये तरंग के रूप में चलती हैं, यानी ये कुछ इस तरह से। अब ध्यान से देखिएगा, ये सबसे ऊपर वाला जो भाग है और यहाँ पे भी सबसे ऊपर एक भाग है, अभी इसका नाम क्या है हमें ध्यान नहीं देना है। और जो सबसे नीचे वाला भाग है, और ये भी यहाँ पर भी आपका सबसे नीचे वाला भाग है। एक हिंट मैं दे देता हूँ कि नीचे वाले भाग को हम बोलते हैं गर्त, क्योंकि आपने महासागरिका नितल उच्चवच पढ़ा है। लेकिन ये जो गर्त है ये लहरों के संदर्भ में है। अगर इन दो गर्तों के बीच में हम दूरी देखें तो ये कुछ इतनी दूरी है, मान लेते हैं 2 मीटर, जबकि ऐसा नहीं है लेकिन हम मान लेते हैं कि 2 मीटर है। तो ये जो 2 मीटर है जो हमने दिखाया, इसी को हम बोलते हैं लैम्डा। इसको सिंबलाइज ऐसे करते हैं, कुछ उल्टे वाई की तरह, गिरे हुए वाई। दिख रहा है कि नहीं? अगर नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से बड़ा बना देता हूँ इस तरीके से। ज़्यादा आपको संबंध इससे नहीं रखना है, बस जानते रहना है कि इसे हम लैम्डा में मेजर करते हैं। इसे हम बोलते हैं लैम्डा। मान लेते हैं कि 2 मीटर के बीच की दूरी है। तो ये जो आप देख रहे हैं तरंगों के बीच की जो दूरी है, ये इसी को हम बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य। दैर्ध्य का मतलब हो गया लेंथ से, यानी तरंग की जो लंबाई है वो कितनी है, ये है आपका तरंग दैर्ध्य। तो आप जब हेडिंग डालेंगे तो हेडिंग में ही आप लिखिएगा तरंगों में कमी, या सॉरी तरंग दैर्ध्यों में कमी या गिरावट, जब कब तटों की ओर आती है तब। अब ऐसा क्यों होता है इसको भी समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पर है आपका तट, यहाँ पर है आपका तट, और यहाँ से लहरें आ रही हैं। जब यहाँ से लहरें आती हैं तो यहाँ पर क्या होता है, गहराई क्या होती है? कम। गहराई कम होती है, ध्यान से सुनिएगा, गहराई क्या हो रही है? कम, जिसके वजह से घर्षण क्या हो रहा है? ज़्यादा। और इसी के साथ साथ आपका घर्षण ज़्यादा हो रहा है, और घर्षण के साथ साथ आपका जो वेग है, वेग भी क्या हो जाता है? कम। जब इस तरह की परिस्थिति बनती है तो ऐसे में जो आपका तरंग दैर्ध्य है, जो तरंग दैर्ध्य है यानी कि जो इनके बीच की दूरी है, वो अब जैसे मान लीजिए इसके पहले भी इस तरह कुछ बना होगा, तो उनके बीच में अगर 3 मीटर रहेगा तो इनके बीच में 2.9 मीटर, ऐसे जैसे जैसे आप तटों की तरफ जाएंगे ये घटते चले जाता है। तो आप बोलेंगे कि यदि हम तटों की तरफ सुनामी लहरों की बात करें तो तटों की तरफ गहराई बढ़ने की वजह से, जिसकी वजह से घर्षण बढ़ती है एवं वेग भी घटता है, इसके फलस्वरूप जो आपका तरंग दैर्ध्य होता है उनमें क्या देखने को मिलती है? गिरावट देखने को मिलती है। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगी कि ये गिरावट कैसे हुई तरंग दैर्ध्य में, तो आप फिर से पूछेगा, लाइव चैट में पूछेगा, या फिर आप ऑफलाइन देख रहे हैं तो आप रिप्लाई कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इसको हम एकदम एक्सप्लेन वे में फिजिक्स के रूप में समझा देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक लिमिटेशन है ज्योग्राफी की। चलिए आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं। तो ये था, 1 मिनट रुक जाइए, वेट। तो इससे पहले हम आगे चलें, एक बार समझ लें यहाँ तक। क्या हमने समझा सुनामी लहरों की विशेषताओं में कि ये अत्यधिक प्रचंड होती हैं और मजबूत होती हैं। जैसे जैसे हम तटों की तरफ जाते हैं तो
गहराई जैसे तटों की तरफ जाते हैं गहराई कम होती है। गहराई कम होने की वजह से घर्षण बढ़ता है, जिससे वेग कम हो जाता है। इसी के साथ हमने पढ़ा था कि इसमें जो तरंग होते हैं, तरंगों का आगे वाला भाग क्या होता है, टूट जाता है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। तो इस आगे वाले भाग को जो टूट जाता है इसे हम बोलते हैं सर्फ, जिसपे हम लोग सर्फिंग की प्रक्रिया भी करते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि गिरावट की वजह से वेग में गिरावट की वजह से तरंग दैर्ध्य में भी गिरावट देखने को मिलती है। तो ये थी आपके सुनामी लहरों की विशेषताएं। अब चलते हैं आगे पे। अब प्रश्न ये उठता है, सर एक बात बताइए, आपने बताया था कि तरंगों की उत्पत्ति कैसे होती है, आपने ये भी बताया था कि कौन कौन सी जलधाराएं पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं, कैसे पहचाने। लेकिन ये सुनामी लहर अचानक से कहाँ उत्पन्न हो गई? क्योंकि लहर सामान्य रूप में तो आती है, उनके आने का कारण समझ में आता है, लेकिन सुनामी लहर आ जाती है क्यों? तो इनको भी हम समझेंगे। तो देखिए, इसके मुख्य रूप से आपको चार कारण मिलेंगे। इसके मुख्य रूप से आपको चार कारण देखने को मिलते हैं। ये चार कारण कौन कौन से हैं? सबसे पहला आपका भूकंप की वजह से, सबसे पहला है आपका भूकंप की वजह से। दूसरा है आपका ज्वालामुखी की वजह से, ज्वालामुखी की वजह से। तीसरा जो आपको कारण मिलेगा वो होगा भूस्खलन। ये एक ऐसा है भूस्खलन, वेट, ये एक ऐसी टॉपिक है भूस्खलन जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भूस्खलन से भी सुनामी आ सकती है। तो उत्तर है जी हाँ। कैसे? थोड़ी देर में आप देख लेंगे मेरे साथ। और जो चौथा और अंतिम है वो है आपका भ्रंशन। तो ध्यान रहे, जब हम इसकी उत्पत्ति के कारणों को समझेंगे तो हम भूकंप पे या ज्वालामुखी पे विशेष चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि भूकंप और ज्वालामुखी पे हमारी खुद अलग दो दो तीन तीन लेक्चर रहेंगे। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है कि सर ने भूकंप के बारे में क्यों नहीं बताया। तो ध्यान से समझिएगा, पहले कारक को हम समझते हैं, यानी भूकंप। देखिए, पृथ्वी की कई सारी प्लेटें होती हैं और मान लेते हैं किस वजह से उन प्लेटों में टकराव हुआ वो नहीं समझना हमें। हमें बस इतना जानना है कि मान लीजिए इस बिंदु पर क्या आया, जो भूकंप आया। क्या आया? भूकंप। और जो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं भूकंप क्या है, तो बड़ा सिंपल है। भूकंप दो शब्दों से मिलकर बना है, वेट, भू और कंप। भू और कंप यानी कि भूमि का कंपन करना। भूमि का मतलब है तात्पर्य धरती से। अगर आपकी धरती कंपन करने लगे तो समझ लीजिए उसी को हम बोलते हैं भूकंप। मान लीजिए कि धरती क्या कर रही है? भूकंप कर रही है, या धरती का कोई एक बिंदु है वो भूकंप कर रहा है, यानी कि कंपित हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, ये आसपास में क्या करेगा, जो वाटर यहाँ पर होंगे, अब देखिए जैसे यहाँ पर क्या होंगे, वाटर होंगे। ये वाटर अभी तक क्या थे? शांत थे, यानी कि इनकी जिस तरह की वेग थी वो सामान्य रूप में बनी हुई थी। लेकिन इस भूकंप की वजह से, यानी कि आप समझिए कि जब ये भूमि हिलने लगी वहां पर्टिकुलर स्टेट की, तो यहाँ पर लहरों में या फिर आप कह लीजिए जो जल होगा वहां पे, वहां पर क्या पैदा हो जाएगा? हलचल। वहां पर क्या पैदा हो जाएगा? हलचल। जब ये हलचल अत्यधिक मात्रा में हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में क्या होती है, जो सुनामी लहरें हैं इनकी जो ऊंचाई है वो बढ़ती चली जाती है धीरे धीरे। इनकी जो ऊंचाई है वो धीरे धीरे क्या करती है? बढ़ती चली जाती है। तो ऐसे में ये आगे चलकर किसका रूप ले लेती हैं? सुनामी का। क्यों सुनामी का रूप ले लेती है? मैंने आपको बताया कि सुनामी की जो जो विशेषताएं हैं वो इन लहरों में पाई जाने लगती है। इसके वजह से ये क्या बन जाती हैं? सुनामी। कारण क्या है? भूकंप। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक फिगर को देख लीजिए। फिगर में दिखा रहा है कि ये है भूकंप का क्षेत्र। ये देखिए, ये है आपका भूकंप का क्षेत्र। इसके वजह से यहाँ आसपास में क्या हुआ कि जो लहरें थी वो पहले सामान्य चल रही थी, अब वो ऊपर ऊपर धीरे धीरे उठना शुरू हो गई। धीरे धीरे क्या हुआ, ये तटों की तरफ गई और ये ऐसे आगे बढ़ती चली गई। जब ये आगे बढ़ी, एक ऐसा समय आया कि इनका वेग लगभग ना के बराबर हो गया, और ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर हो गया निर्माण सर्फ का, और ये टूट कर गिर गई और यहाँ पर आ गया सुनामी। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी।
और एक चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ देखिए जो लहरें हैं, अगर आपको ये येलो दिख रहा होगा तो जो मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर देखिए इनकी वेव लेंथ क्या है, अधिक। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे वेव लेंथ क्या होती जा रही है, कम। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ सर, जो आपने बताया वेव लेंथ में कमी वो भी देखने को मिल रही है। बात करते हैं अगले कारक ज्वालामुखी की। जब आप महासागरीय नीतल का उच्चावच पढ़ रहे थे वहां पर आपने देखा था कि महासागरों में पाया जाता है, अगर ये है आपका महासागर, ठीक है, ये मग्न तट वगैरह और जो भी आप मान लीजिए तैयार हो गया आपका। तो यहाँ पर एक पाया जाता था कटक, यहाँ क्या पाया जाता था, कटक। तो कटकों के पास सामान्यता क्या होते थे, ज्वालामुखी। जाहिर सी बात है अगर ज्वालामुखी है तो वहां पे ज्वालामुखी का क्या होगा, उद्भेदन। जब ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है तो ये बड़े आराम से नहीं होता है, जब ये होता है तो एक हलचल पैदा कर देता है उस एरिया में। तो जब उद्भेदन होता है तो वहां पर हलचल अत्यधिक मात्रा में होने लगता है। जब हलचल होगा तो जाहिर सी बात है, जैसे यहाँ देखिए हलचल होता है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, जो सामान्य आपका जो जल थी स्पीड वो तो उतनी नहीं रह पाएगी, अब उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी और साथ में थोड़ी सी ऊंचाई भी बढ़ जाएगी। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि ये आगे चलकर किसका रूप ले लेंगे, सुनामी का। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। यानी कि अगर यहाँ पर आया आपका ज्वालामुखी का उद्भेदन हुआ तो यहाँ पर अब जो तरंगे हैं जो ऐसे चल रही थी वो अब और स्पीड में चलेंगी और धीरे धीरे आगे चलकर ये एक ऐसी तरंग का रूप लेंगी जिसे हम बोलेंगे सुनामी। जब भी मैं सुनामी की बात करूं तो आपके मन में आना चाहिए सुनामी वो तरंगे हैं जो प्रचंड होती हैं, सुनामी वो तरंगे हैं जो एक ग्रुप में आती हैं, सुनामी वो तरंगे हैं जिनकी तरंग दैर्घ्य तटों की तरफ कम होती है, जिनका वेग तटों की तरफ कम होता है और जिनकी ऊंचाई सामान्य के मुकाबले अत्यधिक मात्रा में होती है। चलिए आगे बात करते हैं तीसरा कारक यानी कि भ्रंशन। यहाँ पर भ्रंशान लिखा हुआ है, इसको गलत मान लीजिए, ये भ्रंशन है। पहले समझिए भ्रंशन का मतलब क्या होता है। अगर हम बात करें भ्रंशन की तो भ्रंशन को हम इंग्लिश में बोलते हैं फॉल्टिंग। क्या बोलते हैं, फॉल्टिंग या फिर फॉल्ट। राइट। जब हम फॉल्टिंग की बात करते हैं तो यानी कि इसका मतलब होता है किसी एक चीज में कुछ किसी वजह से क्या आ गई है, दरार। अब ये दरार किस वजह से आई हमें इससे बिल्कुल भी मतलब नहीं होना चाहिए। यानी अगर हम बात करें दरार की तो दरार किस वजह से आई, दरार किस वजह से आई, वजह से आई, हमें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि भ्रंशन का अलग अलग एक टॉपिक है। बस अभी के लिए जानिए कि जो दरार है, जब दरार पड़ती है किसी भी चीज में तो वहां पर भी क्या उत्पन्न हो जाता है, हलचल। जब हलचल उत्पन्न होता है तो ऐसी परिस्थिति में वहां पर जो तरंग है, तरंगों की जो गति है वो क्या हो जाती है, अत्यधिक मात्रा में हो जाती है, उनकी ऊंचाई भी धीरे धीरे बढ़ जाती है और साथ में उनकी तरंग दैर्घ्य भी बढ़ जाती है। चलिए तो अब प्रश्न ये उठता है कि सर जो दरार है, आप ये तो नहीं बताएंगे दरार किस वजह से आती है, लेकिन दरार कितने प्रकार की होती है क्या आप ये बता सकते हैं। तो हाँ, देख लीजिए दरार आपके 3 तरह की होती हैं, वेट करिए। पहला आपका है नॉर्मल फॉल्ट, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं सामान्य भ्रंशन। फिर आपका आता है रिवर्स फॉल्ट, फिर आपका आता है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। इसमें जो गति है आपको गति दिखाई गई है कि नॉर्मल में एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जबकि जब हम बात करते हैं रिवर्स की तो एक ऐसी प्लेट होती है जो रिवर्स कर जाती है, यानी वो उल्टी दिशा में गति करने लगती है। और वहीं स्ट्राइक स्लिप में बात करें तो ये एक दूसरे के कहीं ना कहीं समानांतर ही भागने लगते हैं, वो भी विपरीत दिशा में। तो जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो टकरार होती है, टकरार होने के साथ साथ यानी कि एक दरार भी बनती है, दरार बनती है तो इस परिस्थिति को हम बोलते हैं भ्रंशन। वहां पर हलचल पैदा होती है, हलचल पैदा होगी तो तरंगों में कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, वो परिवर्तन गति को बढ़ा देंगे, वो परिवर्तन वेवलेंथ को बढ़ा देंगे।
और इस तरीके से आपकी किस चीज का जन्म हो जाएगा? सुनामी का। चलिए अगले पर आते हैं, अगले कारक पर। अगला कारक है आपका भूस्खलन। देखिए, जब हम बात करते हैं भूस्खलन की ना, तो भूस्खलन का नाम सुन करके लोग पहले कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, भूस्खलन का क्या मतलब है? भू का मतलब हो गया भूमि, स्खलन जिसका एक सामान्य अर्थ अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब होता है सरकना। यानी अगर भूमि क्या करने लगे, अगर आपकी भूमि सरकने लगे तो आप कह दीजिए हमारा क्या हो रहा है? भूस्खलन हो रहा है। जैसे आपने सुना होगा कि कई बार, एक मिनट, कैमरा आई थिंक हिल रहा है काफी ज्यादा, बट कोई बात नहीं। जैसे आपने सुना होगा कि कई बार क्या होता है, पहाड़ों की तरफ, जैसे पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, इस तरह की जो है आपके पास रोड रहती है। कई बार क्या होता है, ये जो आपका कुछ आंशिक भाग है यहाँ पर, ये टूट कर क्या होता है, सरकते सरकते इस रोड पर आकर के गिर जाता है। तो यहाँ पर कई तरह के मिस्त्री लोग आते हैं या जो भी कर्मचारी हैं वो आते हैं और इन्हें हटाते हैं। ये हो गया आपका प्रैक्टिकल लाइफ का उदाहरण। प्रैक्टिकल लाइफ में, तो प्रैक्टिकल लाइफ में आपने देखा कुछ आपको इस तरह के उदाहरण देखने को मिलते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है, सर एक बात बताइए, कहाँ पहाड़ और कहाँ पर आपका जो है महासागर या फिर सागर? ऐसी परिस्थिति में क्या भूस्खलन में इतना दम होता है? ये मैं आपसे भी प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्या भूस्खलन में इतना दम होता है कि वो वहां से हिलता डुलता है और इसका प्रभाव महासागरों में देखने को मिलता है? अगर हाँ तो बताइए क्यों, और अगर नहीं तो बताइए फिर आप ऐसा नहीं क्यों बोल रहे हैं। और क्योंकि कारण भी भूस्खलन ही है। ऐसा प्रश्न इंटरव्यू में जरूर पूछते हैं। जरूरी नहीं है कि पूछेंगे, लेकिन पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो चलिए आप बताइए, क्या भूस्खलन सच में ये प्रभाव डाल सकता है कि महासागरों में परिवर्तन आ जाए? क्या इनमें इतनी तीव्रता होती है? आपको 3 सेकंड का समय दिया जाता है, यस और नो में बताइए। आपका समय शुरुआत होता है अब। 3, 2, 1 और समय समाप्त। तो देखिए, ऐसा नहीं है, अगर पहाड़ों पर भूस्खलन आ रहा है तो इसका महासागरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहली बात, पहाड़ों पर भूस्खलन आ रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सर आपने क्यों बोला कि प्रभाव पड़ेगा भूस्खलन का? बात ये होती है कि हमने आपको पढ़ाया था, ये है तट, ये है आपका मग्न तट। याद आ रहा है ना? नहीं याद आ रहा तो यह आपकी गलती है, आपको अभी रिवाइज करने की जरूरत है। और ये है आपका ढाल। इसके बाद आपका अन्य ऐसे तैयार हो जाता है, कटक वगैरह, और इसके बाद आपका गर्त, और फिर इस तरीके से परिस्थितियां रहती हैं। अब देखिए, यहाँ पर जल ऐसे भरा होता है, जल अत्यधिक मात्रा में भरा होता है, जिसको हम अलग अलग स्थिति के अनुसार सागर या महासागर कह देते हैं। जब यहां से लहरें ऐसे आती हैं, तो मैंने आपको बताया था ये मग्न तटों पर क्या करती हैं? चोट मारती हैं। मग्न तटों पर ये चोट मारती हैं। जब मग्न तटों पर बार बार इस तरह की चोट मारी जाती है, और अगर यहाँ पर मग्न तट का जो स्थल है ये क्या हो, अत्यधिक मजबूत ना हो, यानी जो इसकी मजबूती है वो क्या है, मजबूती अगर इसकी क्या हो, कम, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, कई बार ये जो आपका आपका स्थलखंड दिख रहा है, ये स्थलखंड टूट कर कहाँ गिर जाता है? महासागरों में। अगर ये छोटा सा स्थलखंड आपका गिरता है तो प्रभाव इतना नहीं पड़ता है, लेकिन अगर ये स्थलखंड काफी बड़ा है तो ऐसी परिस्थिति में आपको सुनामी जैसी परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। अब एक प्रश्न समझिए, मग्न तट क्योंकि आसपास में ही होता है, तो क्या इससे ये जो सुनामी उत्पन्न होगी, क्या ये विनाशकारी होगी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। प्री में आपसे पूछ सकता है इस तरीके से कि भूस्खलन से उद्भव होने वाली सुनामी क्या भूस्खलन से उत्पन्न होने वाली सुनामी क्या प्रचंडकारी और विनाशकारी होती है? आपको कहना है जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है?
क्योंकि ये जो भूमि का स्थल है, जो खंड टूटता है, ये इतना भी बड़ी मात्रा में नहीं होता है कि सुनामी ला दे। अगर ये सुनामी ला भी देता है तो ये इतने अत्यंत विनाशकारी नहीं होते हैं, बड़े ही नॉर्मल स्वभाव के होते हैं, अगर हम एक्सेप्शंस को छोड़ दें तब। इसका आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये यहाँ से क्या हुआ, ये जो खंड है ये टूट कर गिर गया। तो ऐसी परिस्थिति में आप ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते कि ये सुनामी लेकर के आएगा। अगर लेकर के आता भी है तो इसकी जो विनाशकारीपन होगा, यानी विनाशकारी का जो गुण होगा, विनाशकारी का गुण, ये अत्यधिक मात्रा में कम होगा। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे सुनामी के नकारात्मक प्रभाव की। इससे पहले चर्चा कर लेते हैं हमने अभी तक क्या समझा। हमने समझा सुनामी क्या है, सुनामी की विशेषताएं क्या है, और इसी के साथ हमने समझा कि सुनामी किस प्रकार से उत्पन्न होती है। एक मिनट, थक गए क्या? थक गए तो एक गिलास पानी पी लो। अगर चाय बन चुका है तो चाय पी लो, और मुझे तो चाय पिला नहीं पाओगे। चाय के नाम पे एक लाइक और शेयर कर दिया करो। देखो, शेयर कर दिया करो। बाकी अब आते हैं टॉपिक पर, क्योंकि ये सारी बातें बाद में, क्लास के लास्ट में। तो वेट, अब हम बात करेंगे सुनामी के नकारात्मक प्रभाव की। ध्यान से देखिएगा, सुनामी के कई सारे नकारात्मक प्रभाव हैं। पहला आपको देखने को मिलता है सागरीय जीवों पर। सागरीय जीवों पर। अगला आपको दिखेगा पर्यावरण पर। पर्यावरण पर। अब तीसरा और अंतिम आपको देखने को मिलेगा मानवीय जीवन पर। मानवीय जीवन पर। तो ध्यान से समझिएगा, जब हम बात करते हैं सागरीय जीवों पर, तो सागरीय जीवों को जो कॉन्सेप्ट है बड़ा ही सिंपल है। देखिए, आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे किस तरह का ये तूफान लेकर के आया है सुनामी, जो अलग अलग तरह का आपका जो है विनाश कर रहा है। तो सागरीय जीवों की अगर हम बात करें, वेट, अगर हम सागरीय जीवों की बात करें तो सागरीय जीवों पर जो प्रभाव पड़ता है ये अत्यंत बुरा पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब ये तरंगे आती हैं तो कई बार नितल के या फिर जो है महासागर में निवास करने वाले जीवों को तरंगों के रूप में अपने साथ बहा करके लेकर चली आती हैं स्थल खंडों पर, जिससे सागरीय जीवों का विनाश हो जाता है। इसके साथ आपने ये भी पढ़ा था कि प्रवालों का जो उत्पन्न है, प्रवालों वहीं पर उत्पन्न होंगे जहां पर तरंगे अत्यधिक तीव्र ना हो, लेकिन यहाँ पर तरंगे अत्यधिक मात्रा में तीव्र पाई जाती हैं। यानी कि किसको किसको खतरा है? पहले समुद्री जीवों को खतरा है, और उस समुद्री जीवों में किसको? स्पेशली फाउंडेशन जीव। अब देखिए, मैं प्रवाल नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि आप इतने योग्य हो गए हैं क्लास लेते लेते। तो फाउंडेशन जीवों को क्या होता है, बड़ा हानि उठानी पड़ती है इनकी वजह से। बात करें अब पर्यावरण पर। अब देखिए, जैसे मैंने फाउंडेशन जीव बोल दिया, अब आप समझ जाइए कि इन पर आधारित जितने और भी होंगे इनको भी हानि उठानी पड़ेगी। अब बात करें पर्यावरण पर, तो क्योंकि आपका क्या है, जो आपका जलमंडल है, जो आपका क्या है, जलमंडल, जलमंडल का जो रेशियो है वो क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है। जलमंडल के गड़बड़ होने से वायुमंडल और स्थल मंडल, इनमें भी अंतर देखने को मिलता है। यानी पूरा पूरा आपका जैव मंडल में क्या होता है, अवरोध उत्पन्न हो जाता है सामान्य प्रक्रियाओं के लिए, जिससे आप कह सकते हैं कि ये पर्यावरण पर अनेक प्रकार की समस्याओं को डालता है। अगला बात करें मानवीय जीवन पर, तो मानवीय जीवन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन हम मानवीय जीवन पर विस्तार से चर्चा करें, एक प्रश्न हम आपको देना चाहेंगे। चलिए, ये प्रश्न आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। देखिए, बड़ा सिंपल प्रश्न है। मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि ये है आपका तट, ये है आपका क्या, तट, और आप चला रहे थे यहाँ पर नाव। आप यहाँ पर क्या चला रहे थे, नाव। अब एक बात बताइए, अगर आप नाव चला रहे हो और आपने देखा सुनामी आ रही है, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? पहला आपका केस बनेगा
कि आप तटों की तरफ चले जाएंगे। आप क्या करेंगे? तटों की तरफ। दूसरा आपका बनेगा केस। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, हल्के में मत लीजिएगा। दूसरा आपका है, आप जाएंगे सागरों की तरफ, यानी महासागर की ओर। चलिए, आपको मैं 7 सेकंड का समय देता हूं। आप बताइए 7 सेकंड में कि आप किस परिस्थिति को चुनेंगे। ध्यान रहे, सुनामी अभी जस्ट आई है, आपको अभी अभी पता चला, और आप वो सब नाव लेकर फंसे हुए हैं। अब आपको जाना किस तरफ है ये आपको बताना है। समय शुरुआत होता है अब। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। अगर आपने बताया है आप तटों की तरफ जाने वाले हैं, तो आप ये बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं, क्योंकि ऐसे में आपको ना सिर्फ चोट पहुंचेगा, बल्कि आपका जीवन जो है पूर्ण रूप से संकट में है। अगर आप सागरों की तरफ जा रहे हैं तो आपके बचने की आशंका रहेगी, बचने की आशंका रहेगी। अब आप प्रश्न पूछेंगे, सर 1 मिनट, महासागरों से ही आ रहा है आपका क्या सुनामी, और आप बोल रहे हैं कि हम महासागरों यानी सागरों की तरफ जाएं, तटों की तरफ जाने के बजाय? तो उत्तर है जी हाँ। अब आप कहेंगे सर ये बताइए फिर क्यों? देखिए, तट की तरफ क्या होता है, ऊंचाई क्या होती है, बढ़ती जाती है। इतना तो आपको याद होगा, तटों की तरफ ऊंचाई बढ़ती जाएगी। अगर तट की तरफ ऊंचाई बढ़ती है, और आपको पता है एक बार ऐसा समय आएगा जब सर्फ का निर्माण होगा। सर्फ का मतलब आप एकदम अपने नाव के साथ टॉप पर पहुंच जाएंगे, और उस टॉप पे पहुंचने के बाद अचानक से आप नीचे की ओर गिरेंगे धड़ाम से। जैसे आप धड़ाम से गिरेंगे, ऐसे में आपका जो मृत्यु है लगभग लगभग संभव है, यानी कि आपका जो टिकट है वो आसानी से कट जाएगा अगर आप परिस्थिति नंबर 1 को चुनते हैं। आप कहेंगे सर परिस्थिति नंबर 2 में भी क्या हो जाएगा, ऐसे तो हम सागरों में फंस जाएंगे। तो उत्तर है हाँ, आप सागरों में फंस जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आप केस नंबर 2 को चूज करते हैं तो आप मृत्यु तो नहीं होगी, कम से कम आप सागरों में फंसेंगे। इसके बाद जो वहाँ की गवर्नमेंट होगी, जिस भी देश में आप रहते हैं, अगर आप हमारे तरह भारत में हैं, भारत में क्या होगा फिर, जो भारत की गवर्नमेंट है वो अलग अलग जो है प्लान लगाएगी। उस प्लान के तहत हेलीकॉप्टरों से देखा जाएगा कि कोई ऐसा तो नहीं है जो सागरों में फंस गया है, तो सागरों की तरफ देखा जाएगा। अगर आप वहां पर पाए जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट मदद करेगी और आपकी जान बच जाएगी। तो ये है आपका, कि ये प्रश्न आप जवाब यही देंगे कि आपको किसी भी तरीके से तटों की तरफ नहीं जाना है, अन्यथा आपका हानि बहुत बुरा है। चलिए, अब हम बात कर रहे थे मानवीय जीवों पर प्रभाव। मानवीय जीवों पर प्रभाव, तो ध्यान से समझिएगा, मानवीय जीवों पर प्रभाव बहुत बुरा पड़ता है। कैसे? अच्छा, कैमरा हिल रहा है तो कैमरे को ध्यान मत दीजिएगा, कंसेप्ट को ध्यान दीजिएगा। कॉन्सेप्ट, कंसेप्ट, कॉन्सेप्ट, पता नहीं, जो भी है समझ लीजिए। चलिए, पहले बात करते हैं मानवीय जीवों पर। तो मानवीय जीवों पर क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे आपका आर्थिक, क्योंकि इतनी तो आप सबको बात समझ में आएगी कि जो आपकी आर्थिक स्थिति होगी, आर्थिक स्थिति पर प्रभाव। देखिए, जब वहां पर जिस क्षेत्र में सुनामी आएगा, अच्छा हाँ एक चीज और, सुनामी आएगा कहां पर? तो सुनामी देखिए तटों की तरफ आएगा, यानी जितने तटों की तरफ वाले क्षेत्र होते हैं उन्हीं की तरफ आएगा, या फिर खाड़ियों की तरफ, या फिर खाड़ियों की तरफ। खाड़ी क्या है तो परेशान नहीं होना, बता दूंगा, अभी के लिए जानते रहिए। फिलहाल के लिए आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सिंपल है, आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। जहां पर आपका सुनामी आएगा वहां पर बिजली की आपूर्ति क्या हो जाएगी, ठप। बिजली की आपूर्ति क्या हो जाएगी, सॉरी, बिजली की पूर्ति क्या हो जाएगी, आपूर्ति ठप हो जाएगी। इसी के साथ आपका नेटवर्क चला जाएगा, आपका लोगों से कनेक्शन नहीं हो पाएगा, यानी कि संचार पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। आपके यहाँ जो अन्न है, अन्न की भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जाहिर सी बात है, इस तरीके से पूरा का पूरा जो जीडीपी है उस पर्टिकुलर क्षेत्र का लड़खड़ा जाएगा।
यानी आप कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद चर्चा करें अलग पर। दूसरा है आपका सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति, देखिए जाहिर सी बात है जो लोग बचे रह जाएंगे उन लोगों के मन में ये होगा आसपास के इलाकों से क्या करें कि वो लोग चोरी डकैती शुरू कर देंगे। क्या कर देंगे? चोरी डकैती। प्रश्न है सर, चोरी डकैती क्यों शुरू करेंगे वो तो अभी अभी जो है मौत के मुंह से खेल कर आए हैं। तो देखिए बड़ा सिंपल सी बात ये है कि चोरी डकैती करने का कारण उनका ये हो जाता है कि उनके पास अन्न वगैरह नहीं रहता है, रहता भी है तो अत्यधिक कम मात्रा में रहता है। अगर उनके बच्चे वगैरह हैं तो उनके इमोशंस में आकर, उनके ख्यालों में आकर वो क्या करते हैं, उनको पालन पोषण के लिए चोरी डकैती अपना शुरू कर देते हैं। यानी आप सामाजिक स्थिति देखेंगे तो बहुत ही क्या हो जाती है, सामाजिक स्थिति बेकार हो जाती है। कुछ लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा, सर लेकिन सरकार तो है ना, सरकार तो मदद करती है। तो देखिए सरकार नॉर्मल वे में भी मदद करती है, लेकिन चोरी डकैती अपने अत्यधिक लालच की वजह से व्यक्ति करता है। और जिन लोगों के मन में एक बार चोरी डकैती आ जाती है और अगर वो ठीक से पकड़े नहीं जा रहे हैं तो उनके मन में यही स्वभाव रहता है कि हम क्या करें, चोरी डकैती करके ही खाते हैं। तो इस तरीके से आपका सामाजिक जीवन पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण, अब वो है मानसिक स्थिति पर। मानसिक स्थिति पर प्रभाव, ये सबसे महत्वपूर्ण है प्रभाव। ध्यान रहे जब आप एग्जाम में लिखें या फिर जब आप इंटरव्यू में आपसे पूछे तो आप मानसिक स्थिति पर प्रभाव मत बताना छोड़िएगा। सुनिएगा, मानसिक स्थिति पर इतना बुरा प्रभाव पड़ता है, ध्यान से समझिए। अभी अभी लोगों ने जल को देखा है इतनी ऊपर से आते हुए और इस तरीके से तबाही मचाते हुए। ऐसी तबाही में जल को देख करके लोग कई बार क्या होते हैं, घबरा जाते हैं। जल को देखकर ही घबरा जाते हैं, जल को देखकर घबरा जाते हैं। ये हो गया आपका पहली परिस्थिति। और क्या होता है कि लोग कई सारे सदमे में पहुंच जाते हैं। कई सारे लोग, वेट करिए मीटिंग बन नहीं रही है बट ठीक है, वेट वेट वेट, फिर से लिखते हैं, नहीं बनेगी तो फिर से लिखेंगे, बट लिखा तो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे कि कई सारे लोग क्या होते हैं, सदमे में पहुंच जाते हैं। प्रश्न उठता है सर सदमे में क्यों पहुंच जाएंगे? देखिए सदमे में पहुंचने का बहुत कारण है। कुछ लोग दिल के कमजोर होते हैं, कुछ लोग इतनी ऊंचाई ऊंचाई को देख करके जल को उससे सदमे में पहुंच जाते हैं, कुछ लोग अपने माता पिता बच्चों को खो देते हैं, तो ऐसे लोग सदमे में पहुंच जाते हैं। तो ये कारण होता है मानसिक, सॉरी ये प्रभाव होते हैं सुनामी का व्यक्ति पर, उनकी मानसिक स्थिति पर इस तरह के प्रभाव पड़ते हैं। हालांकि सरकार अलग अलग तरह के क्या कराती है, यहाँ पर कार्यक्रम कराती है। इवन यहाँ पे कार्यक्रम इतने लोकप्रिय होते हैं कि उनको जो पसंद होता है, उन लोगों को जो लोग सदमे में चले गए होते हैं या उन सभी क्षेत्रों में इतने लोकप्रिय तरीके से कराया जाता है जो उनको पसंद है। लेकिन उसके बावजूद भी कई बार जो है लोग सदमे से बाहर नहीं निकल आ पाते हैं। जो लोगों ने 2004 का सुनामी देखा था अपनी आंखों के सामने, अगर आप उनसे भी आज पूछेंगे तो उनकी रूह कांप जाती है उस सुनामी का एक्सप्लेन करते हुए। यानी जब उस सुनामी का वर्णन करते हैं तो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि उनके सामने से सब कुछ आया था। तो इस तरीके से आज आपका टॉपिक फिनिश होता है। आज आपको प्रीलिम्स में होमवर्क मिलेगा और वो ये है आपका कि विश्व के मानचित्र पर महत्वपूर्ण गर्तों को दर्शाइए। उम्मीद है आपको गर्त वगैरह याद होगा। अगर आप इस चैनल पर एक नए विद्यार्थी हैं तो पहली बात, अपने आप को विद्यार्थी मत मानिए, क्योंकि यहाँ की सबसे पहले आपको फीस भरनी पड़ती है, दैट इज बी ऑफिसर। आप अपने आप को ऑफिसर फील करिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर आपको हर एक कंटेंट मिलता है,
इधर बीच कुछ समस्या की वजह से, कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से क्लासेस अपलोड नहीं हो पा रही थी, बट हमारी कोशिश होगी कि अब क्लासेस रेगुलर अपलोड हों। आज के लिए बस इतना ही। होमवर्क को आप करके मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ साथ अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर इसकी नोट्स वगैरह मिल जाएगी, और आप वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आपको इसके कुछ क्विजेस वगैरह भी मिल जाएंगे। हालांकि अभी अपडेट नहीं है, पर धीरे धीरे अपडेट हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।